Okay, so hello everyone, welcome to the AI Club. My name is Udesh Soman from 5th semester, Department of Electrical Engineering, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इससे पहले वाले सेशंस में हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे थे। हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट किया अप टू क्वेश्चन नंबर 30। आज हम लोग 450dsa.com के डायनेमिक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के पार्ट 3 को देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 तक जो पार्ट है वो हम देखने वाले हैं। So let's start. तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर दो स्ट्रिंग्स है तो हो सकता है कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स रिपीट होते हो, तो वो रिपीटेड कैरेक्टर्स का जो सेट है वो कहलाएगा हमारा सब स्ट्रिंग। और जो सब स्ट्रिंग दोनों वर्ड्स में कॉमन होगी हमारे पास, वैसी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो है उसकी हमें लेंथ रिटर्न करनी है। उसकी लेंथ रिटर्न करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, तो पहले तो हमारे पास जो दोनों सबस्ट्रिंग्स है उनको हमने फंक्शन में पास किया, दोनों की लेंथ निकाल ली। जब हमारे पास दोनों की लेंथ आ जाती है तो अब हम यहाँ से डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे। सो जैसा कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हर बार करते हैं, जितने भी हाँ हमें जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट्स को स्टोर करते चलना है ताकि हम प्रीवियस रिजल्ट की वैल्यू से न्यू रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे बना लिया। तो ये जो स्ट्रिंग्स की डायमेंशंस थी उससे एक साइज बढ़ा, क्योंकि हमें mth इंडेक्स और nth इंडेक्स इन दोनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए रेंज m+1, ताकि ये mth इंडेक्स तक चले जाए और ये जितने रोज बनेंगे, जितने भी कॉलम्स बनेंगे, उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी, तो n+1 रोज। आप स्ट्रिंग्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मतलब यहाँ पे आपने m और n को चेंज भी कर दिया तो भी कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मतलब फाइनल जो रिजल्ट में वैल्यू अपडेट हो रही है उससे मतलब है। तो इस तरह हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे बन गया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एरे में आपकी जितनी वैल्यूज, आपके जितने सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं उनका नंबर स्टोर होते जाएंगे। तो पहले तो हम इसकी लूपिंग कर दें, क्योंकि हमें 2D एरे में चलाना है, इसलिए हमने डबल डबल फॉर लूपिंग की है ताकि हम दोनों डायमेंशंस को अलग अलग चला सके यूजिंग आई एंड जे इटरेबल, जे वेरिएबल। अब इफ आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0, अगर आप स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग पे हैं, या फिर अगर आप स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग पे है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम में, तो आप कॉमन सब स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले लेटर का फर्स्ट वर्ड और दूसरे लेटर का फर्स्ट वर्ड ही अभी आप देख रहे हैं। ये लेंथ ऑफ अभी आपकी कॉमन सब स्ट्रिंग बननी चालू नहीं हुई है। तो इस केस में अगर आप 0th इंडेक्स पे आते हैं, क्योंकि हमने इधर m+1 और n+1 तक किया है, तो इसको हम लोग 1 से चालू करेंगे। हम हर बार जैसे हम नॉर्मल एरेज में 0th इंडेक्सिंग से चालू करते हैं, हम 0th इंडेक्सिंग से चालू ना करके 1 इंडेक्सिंग से चालू कर रहे हैं। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी i इक्वल्स टू 0, मतलब n के लिए कभी 0 आ रहा है या फिर m स्ट्रिंग के लिए कभी 0 आ रहा है, तो उस केस में हमें 0 डाल के चलना है। तो हमारा जो पूरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है वो 0 हो जाएगा। किसका? डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो हम रिजल्ट स्टोर करते जा रहे हैं उसके एरे का। अब हम कैरेक्टर मैचिंग देखेंगे कि अगर हमारे पास कैरेक्टर मैचिंग हो रही है, तो इनकेस अगर हमारे पास कैरेक्टर मैचिंग हो रही है तो हमारा पास जो पिछला रिजल्ट था, तो -1 के ऊपर हमारा पिछला रिजल्ट स्टोर होगा ऑब्वियसली। आई जो भी हम इंडेक्स पे चल रहे हैं, आई का -1 मतलब एन स्ट्रिंग के लिए पिछला लेटर, और जे स्ट्रिंग के लिए पिछला लेटर। उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जनरेट हुए। और क्योंकि अभी जो हम अभी हम करंट जिस लेटर को देख रहे हैं, करंटली जिस जिस भी कैरेक्टर को देख रहे हैं, वो क्योंकि सिमिलर है, यहाँ इक्वल इक्वल की कंडीशन है, मतलब वो कैरेक्टर सिमिलर है तो उसमें +1 हो जाएगा। तो पिछले रिजल्ट में +1। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो इस स्टेप से हमारे रिजल्ट अपडेट होते जाएंगे। और जो भी हमें सब स्ट्रिंग मिलती जा रही है उसमें से जो लॉन्गेस्ट लेंथ अभी तक जितनी बन पाई है उसको हमें रिजल्ट में स्टोर करते चलना है। तो आउट ऑफ करंट रिजल्ट एंड करंट सेल, हमने अभी करंट सेल के ऊपर जो भी सॉल्यूशन ऐड किया, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल था तो हमने सॉल्यूशन ऐड किया, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था तो हमने सॉल्यूशन, मतलब ये इलिफ वाली स्टेप नहीं होगी, ये एल्स वाली स्टेप पे आ जाएगा। आई जे इक्वल्स टू 0, मतलब अगर स्ट्रिंग्स मैच नहीं हो रही तो वो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब दैट लेंथ और दैट पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो वापस वो 0 से रिप्लेस हो जाए। तो इस तरह
जब भी हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इक्वल की कंडीशन पे आके स्ट्रिंग को चेक करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम और अभी जो करंट इटरेशन चल रहा है उसकी वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा। कंपेयर हो जाएगा तो दोनों का जो भी मैक्सिमम रहेगा वो हमारे फाइनल रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। एट द एंड हम हमारे फाइनल रिजल्ट को ही रिटर्न करा रहे हैं। जो मतलब फंक्शन का फाइनल रिजल्ट आएगा पूरे इस कॉमन सबस्ट्रिंग फंक्शन का, वो हमारा रिजल्ट वेरिएबल आएगा, तो उस रिजल्ट वेरिएबल को हमने रिटर्न करा दिया। सो जो यहाँ पे दो हमारे पास सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग में ये सी डी जी एच और सी डी जी एच ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं, और लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग यही पॉसिबल है। इसकी लेंथ सी डी जी एच 4 कैरेक्टर्स। तो हमने इन दोनों सबस्ट्रिंग्स को इसमें पास किया एक्स और वाई में। ऊपर जो प्रोसेस बताई है वो पूरी प्रोसेस एक्स और वाई के ऊपर चलेगी, और ये प्रोसेस करने के बाद हमें अपना रिजल्ट मिलता है 4 लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेम है। गेम में आप कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मूव्स है, आप कुछ भी टोटल नंबर ऑफ मूव्स कर सकते हैं। तो आपके पास स्कोरिंग जो पॉसिबिलिटीज है, आप कितना स्कोर कर सकते हैं किसी भी स्टेप में, तो इधर 3 और 5 और 10। तो ये हमारे पास स्कोरिंग पॉसिबिलिटीज है। तो गिवन टोटल स्कोर एन, हमारे पास एक टोटल स्कोर दिया है, हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करने की हम उस वैल्यू तक के कितने कॉम्बिनेशंस में पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो एक नैपसैक प्रॉब्लम रहता है ये उसी के टाइप का है। जो हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम रहता है उसी के टाइप का है ये। एक्सक्यूज मी अ मोमेंट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ प्रॉब्लम को। हमारे पास एक गेम है। गेम में हम लोग किसी भी मूव पे, हम गेम में अगर कोई भी स्टेप करते हैं, कोई भी मूव करते हैं, तो उस पर हमें स्कोर कौन से मिल सकते हैं? या तो 3 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं हम, या फिर 5 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, या फिर 10 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो अब हमें दिया है कि टोटल स्कोर, एक टोटल स्कोर दिया है एन। हमें उस टोटल स्कोर तक के लिए देखना है कि हम कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनसे हम गिवन स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो एक हमने नैपसैक प्रॉब्लम इससे पहले 2 या 3 बार देखी अलग अलग वेरिएशंस में। ये भी उसी का एक वेरिएशन है कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ पॉइंट्स हैं कि कितने पॉइंट्स हम स्कोर कर सकते हैं, और टोटल लिमिट है कि हमें किस लिमिट तक के पहुंचना है, हमें सारे कॉम्बिनेशन इवेल्युएट करने हैं। तो जनरली नैपसैक प्रॉब्लम में तो हम मैक्सिमम मिनिमम टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन को कंसिडर करना है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना है, तो आते हैं हम फंक्शन के ऊपर। हमने सीधे सीधे एन पास कर दिया। एन पास करके हमारे पास एक टेबल है जिसको हमने 0 to n+1, जीरो के लिए हमें जीरो हमारा बेस केस है, जीरो के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमने जीरो को कर दिया 1 बना दिया, बाय डिफॉल्ट 1 बना दिया है। अब फॉर आई इन रेंज 3 to n+1, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए 3 तक का स्कोर है, अगर आपके पास 3 तक का स्कोर है, तो आप 3 के कॉम्बिनेशन स्कोर इक्वल्स टू 1 और स्कोर इक्वल्स टू 2 के लिए नहीं कर सकते। मतलब ये जो n बनेगा ये आपका टोटल स्कोर के इक्वल बनेगा 20। तो यहाँ आपका जो टेबल बनेगा वो 0 to 20 की रेंज में बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 up to 20। अब 20 तक के बन तो गया, बट आप अगर आपके पास स्कोर वैल्यू 3 है, अगर आपके पास स्कोर वैल्यू 3 है, तो आप 3 से 0 को नहीं भर सकते, 1 को नहीं भर सकते, 2 को नहीं भर सकते। तो उनको छोड़ के बाकी के जो वैल्यूज हैं उनमें हम अपडेट कर रहे हैं। तो जीरो वैल्यू के लिए हमारे पास सॉल्यूशन था 1। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 से आगे वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 से आगे मतलब जितने भी स्कोर्स हैं, 3 4 5 6 7 8, तो 3 के लिए हम 3 को यूज कर सकते हैं, 4 के लिए हम 3 को यूज कर सकते हैं। भले ही 4 हमारा पॉसिबल ना हो आगे आगे किसी कॉम्बिनेशन में, बट हम 4 के अंदर एक 3 को स्टोर कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल i-3, मतलब i-3 इंडेक्स पे जो अभी आपकी वैल्यू थी, i-3 इंडेक्स कौन सा आएगा? अगर हम 3 से स्टार्ट करते तो 0, तो 1।
इन दैट केस जब हम ये स्टेप चलाएंगे तो हमारा जो पूरा टेबल है उसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 कॉपी हो जाएगा 3 से 20 तक के सारे कॉलम्स से, मतलब 3 से 20 तक के सारे कॉलम्स में आप 3 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब आपको 5 का कॉम्बिनेशन लगाना है। 5 का कॉम्बिनेशन लगाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप 4 तक के स्कोर में तो 5 का कोई कॉम्बिनेशन लगा नहीं सकते। आपको 5 का कॉम्बिनेशन लगाने के लिए 4 एंड अबव स्कोर में आना पड़ेगा। 4 एंड अबव स्कोर हमारा कौन सा है, ये आता है, मतलब 5। तो हम 5 से चालू करेंगे, 5 को भी सेम फॉर्मेट में भरा, तो मतलब 5 का कॉम्बिनेशन लगा के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसकी वैल्यू आपके 5 एंड अबव वेरिएबल्स में जमा हो जाएगी। मतलब 5 एंड अबव की वैल्यूज में आप 5 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, भले ही उससे रिजल्ट आया ना आए, बट आप लगा सकते हैं। सिमिलरली हमने 10 के लिए किया, तो 10 के लिए भी अप टू 9 तो कुछ पॉसिबल नहीं है, 10 से किया। और ये रिजल्ट हमने कहाँ से कॉपी किया, ये जीरोथ इंडेक्स से। ये टेबल जीरो था, जीरो वैल्यू के लिए, वहां से इन सारे सॉल्यूशंस को हम कॉपी करते जा रहे थे और प्लस इक्वल कर दिया, तो पिछले पिछले जो कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट स्टोर हो रहे हैं वो भी हमें मिल जाएंगे और नए कॉम्बिनेशंस के भी रिजल्ट मिल जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि 20 के ऊपर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। जो हमारा वेरिएबल है 20, जो हमें फाइनल आंसर चाहिए था, 20 के ऊपर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। तो इन स्टेप से अपडेट होते होते वैल्यूज चढ़ती जाएंगी। 3 से करेंगे तो 20 के ऊपर 1 वैल्यू चढ़ जाएगी। 5 से करेंगे तो 20 के ऊपर चढ़ जाएगी एक 1 वैल्यू। फिर उसके बाद इससे करेंगे, 10 से करेंगे तो 1 वैल्यू चढ़ जाएगी। और ये बेस केस की 0 वैल्यू जो है वो अपडेट होके चढ़ रही है, तो आपको +1 और मिल जाएगा जो यहाँ पे आप 5 के लिए देखिए। 3 के लिए तो चलिए आपका एक ही बार आएगा, 3 और 10 के लिए। 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए एक बार 5 से तो आएगा ही, दूसरी बार जब आप 20 के लिए कैलकुलेट करने आएंगे तो i-5, तो इसके लिए 15 भी पड़ता है। तो 15 के थ्रू भी इसके ऊपर वैल्यू आएगी, 15 के थ्रू भी वैल्यू आएगी, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन हो गए। 4 कॉम्बिनेशन हो गए तो उसको हमने, जो हमारा फाइनल एलिमेंट है 20, 20 के लिए हमें निकालना था उसी फाइनल एलिमेंट के ऊपर कितने कॉम्बिनेशंस बन पाए अभी तक के। तो ये कॉम्बिनेशंस ऐड होते चले हैं। 20 के ऊपर कितने कॉम्बिनेशंस आ गए, तो उसके लिए हमने 20th इंडेक्स के ऊपर टेबल का एलिमेंट रिटर्न करा दिया। तो इसका टेबल का एलिमेंट हमारे पास आ गया 4। इसका बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है अवेलेबल, तो मैंने यहाँ कोड फाइल के साथ यूट्यूब के ऊपर इसकी जो वीडियो मुझे मिली उसकी भी लिंक को ऐड कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर जाके, अगर आपको समझ में तो आ गया है, अगर नहीं भी आया हो तो आप इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से उसका एनिमेशन बना के एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, गिवन द हाइट एज काउंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस बाइनरी ट्रीज पॉसिबल विथ हाइट एज, प्रिंट द रिजल्ट इन मॉड्यूलो 10⁻9+7। तो ये उसके लिए कि अगर आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सीड होती है तो बट क्योंकि हम छोटी वैल्यूज के लिए टेस्ट करेंगे तो डजेंट मैटर, हालांकि ये इंक्लूडेड है। मॉड्यूलो करने से हमारे पास मतलब रिमाइंडर उतना ही आएगा जितनी हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। अगर इससे बड़ी वैल्यू आती तो फिर वो स्केल डाउन होगा। तो हमारे पास गिवन हाइट एच है, उस हाइट के कितने पॉसिबल बैलेंस बाइनरी ट्री हैं। तो बैलेंस बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे, one for which every node the difference between height of left and right subtree is not more than 1। आप किसी भी नोड पे जाइए और उसके लेफ्ट सबट्री की हाइट चेक कीजिए और राइट सबट्री की हाइट चेक कीजिए। वो जो हाइट है उसका डिफरेंस जो है वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 1 है या फिर 1 से छोटा है, मतलब 0 है, 1 है या फिर 0 है, तो इन दैट केस आपका ट्री बैलेंस कहलाएगा। तो आई थिंक इसका एक इमेज होना चाहिए था। आई थिंक इमेज फाइल करप्ट हो गई है, तो इसका एक इमेज भी था मेरे पास, बट एनीवे। तो बैलेंस बाइनरी ट्री किस तरह समझाऊं, तो आप किसी भी नोड के ऊपर जाइए, बाइनरी ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बाइनरी ट्री आपको डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसका विजुअलाइजेशन पता होगा। तो आप किसी भी नोड के ऊपर जाइए बाइनरी ट्री के, उससे लेफ्ट चाइल्ड की हाइट को कैलकुलेट कीजिए और राइट चाइल्ड की हाइट को कैलकुलेट कीजिए। दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो और वो 1 वाली कंडीशन भी जनरली कहाँ आती है, जो भी आपके लीफ नोड्स रहते हैं, लीफ नोड्स के पहले वाले नोड्स, उन केस के ऊपर आती है। तो हमें ये देखना है ऐसे कितने पॉसिबल बैलेंस बाइनरी ट्रीज हैं। तो बैलेंस बाइनरी ट्रीज की पॉसिबिलिटी देखने के लिए
हमने हाइट की रेंज में हाइट प्लस 1 की रेंज मतलब अप टू हाइट एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अरे बना दिया, तो 0 1 2 3 अप टू एच, एच इंक्लूडेड हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे बनेगा। इस हम लोग बेस केसेस स्टोर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जीरो हाइट का जीरो नंबर ऑफ नोड्स है या फिर जीरो हाइट है, तो एक ही बाइनरी ट्री पॉसिबल है। अगर सिंगल हाइट मतलब सिंगल नोड हो गया, तो उस केस में भी एक ही सब ट्री पॉसिबल है। 2 ऑनवर्ड्स कॉम्बिनेशन बनना चालू होते हैं, मतलब अलग अलग सब ट्रीज के। तो 2 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के लिए 2 टू एच प्लस वन मतलब 2 टू एच प्लस वन मतलब एच तक चलेगा, एच इंक्लूडेड। तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन, पिछले वाले का सॉल्यूशन। क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस है, आपके पिछले सॉल्यूशंस ऐड होने की जगह मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टू टाइम्स डीपी ऑफ आई माइनस टू, पिछली पिछली हाइट के ऊपर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने थे, प्लस मतलब सेकंड लास्ट हाइट के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन बने थे, प्लस पिछली हाइट के कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय लास्ट हाइट के कॉम्बिनेशंस। क्योंकि अगर आपके पास थ्री थ्री हाइट का सब ट्री है, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो पिछले सेकंड लास्ट हाइट के सब ट्री के भी कॉम्बिनेशंस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो वो पिछले बने हुए कॉम्बिनेशंस प्लस ये, आप उनके मिरर इमेजेस ले सकते हैं। मतलब पिछले हाइट तक के आपके जितने भी सब पॉसिबल नंबर ऑफ सब ट्रीज बने थे या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बने थे बैलेंस बाइनरी ट्रीज, उसके आप मिरर इमेजेस भी ले सकते हैं। मिरर इमेजेस अगर हम कंसीडर करते तो 2 टाइम्स हो गया, प्लस पिछली हाइट के ऊपर मतलब लास्ट हाइट के ऊपर कितने बने थे, और अभी जो पिछली हाइट के ऊपर है वो, तो उनको मल्टीप्लाई करके उनको मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन एक्चुअली मल्टीप्लाई होते हैं। 3 कॉम्बिनेशंस और नेक्स्ट हाइट के ऊपर 3 इंटू लास्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, तो ये प्रोडक्ट हम अभी जो करंट एलिमेंट चल रहा है उसमें स्टोर करते चलेंगे। एंड फाइनली हमें सिर्फ हाइट रिटर्न करनी है। और ये जो मॉड लगा है ये सिर्फ उस केस में लगा है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद आपका आंसर जो है वो बहुत बड़ा आएगा। तो उस केस में मतलब आपकी लिमिट एक्सीड ना हो जाए, फिर इंटीजर लिमिट एक्सीड ना हो जाए, तो इसलिए मॉड्यूलस निकाले तो आपके पास रिमाइंडर वैल्यूज आ जाएंगी फिर उसके बाद। तो ये सिर्फ बड़ी वैल्यूज के लिए है, अभी छोटी वैल्यूज के ऊपर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें हमने 3 हाइट के लिए चेक किया कि 3 हाइट का अगर हमारे पास 3 हमारी हाइट है किसी भी बाइनरी ट्री की, तो उसमें कितने पॉसिबल बैलेंस बाइनरी ट्रीज हैं, तो वो आता है हमारे पास 15। ये स्टेप्स हैं कि आपका हर इटरेशन के ऊपर क्या वैल्यूज अपडेट होती जा रही हैं। तो ये आपका उसका एरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरे ऑफ एन इंटीजर से हमें कंटिन्यूस सब एरे फाइंड करना है कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर विच हैज मैक्सिमम सम। तो कंटेजियस सब एरे क्या होता है कि हम एक फ्रेम पकड़ के चले, ये देख रहे हैं जैसे ये एक फ्रेम है, तो इस फ्रेम को हमने पकड़ के चला, इस फ्रेम के अंदर वैल्यूज का जो भी सम आ रहा है वो सम जिस भी कंटेजियस सब एरे में मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न कराना है, वो सम रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि कंटेजियस सब एरेज जो है यहाँ पे हमें कंटेजियस सब एरेज की लेंथ नहीं दी, हमें एरे की लेंथ दी है लेकिन जो कंटेजियस सब एरेज बनाने हैं उसकी लेंथ नहीं दी है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सारे पॉसिबल कंटेजियस सब एरेज को कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि ये 0 to 7 मतलब 8 लेंथ का है, तो सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 लेंथ के सब एरेज बनेंगे, 3 लेंथ के सब एरेज बनेंगे, 4 5 6 7, और ये एक पूरा सबसेट जो है वो भी एक कंटेजियस सब एरे कहलाएगा 8 लेंथ का। तो ऐसे जितने पॉसिबल सब एरेज बन जाते हैं उन सबका हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का मैक्सिमम सम जिस भी सब एरे का होगा वो हमें मैक्सिमम सम रिटर्न कराना है। तो ये जो ऊपर हमें एग्जाम्पल में सब एरे दिया है उसका मैक्सिमम सम का कंटेजियस सब एरे ये है, ये जो सिलेक्टेड है, टू सेकंड इंडेक्स टू सिक्स्थ इंडेक्स, और उसका जब हम मैक्सिमम सम निकालते तो वो 7 आता है। अब इसको हमें निकालना कैसे है, तो क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, बट ये इसमें अगर हम रिजल्ट एक एक करके स्टोर करते चलेंगे तो वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगा।
तो इस बार हम रिजल्ट स्टोर करने की बजाय ये जो इंडेक्सेस हैं, ये जो इंडेक्सेस आ रहे हैं ना हमारे, हम इंडेक्सेस को स्टोर कर रहे हैं और उस इंडेक्स के हिसाब से मैक्सिमम या फिर मिनिमम को हम चेंज करते चल रहे हैं। तो हमारा जो पिछला रिजल्ट है, हम ऑल द प्रीवियस रिजल्ट स्टोर करने के बजाय जस्ट प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सिस्टम मैक्स साइज, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मैक्सिमम निकालना है, तो हम माइनस इन्फिनिटी का यूज़ कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी -1। तो ये हमारे पास मतलब वो कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाएगा, उसके आगे पॉसिबल नहीं है पाइथन इंटरप्रेटर में। सो अभी तक मैक्स सो फार को हमने सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर के ऊपर डाल के रखा है। तो जब भी अपडेट होगा तो वो मैक्स सो फार में पहले इटरेशन से ही अपडेट होना चालू हो जाएगा। फिर मैक्स एंडिंग हियर, मैक्स इटरेशन के लिए एंडिंग इस पॉइंट पे हो रही है, जो भी इंडेक्स पे होगी वो। स्टार्टिंग, एंडिंग, आप जो करंटली जो भी सब एरे देख रहे हैं, करंटली जिस भी आप सब एरे को देख रहे हैं उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, और आपका जो कुछ भी सम है, सम सॉरी आपका मतलब जो कोई नेक्स्ट स्टार्टिंग को अपडेट कर रहे हैं वो है। तो फॉर आई इन रेंज 0 टू साइज, साइज हमारा जो भी है मतलब सब एरे हमें जितना भी लेंथ का दिया है वो 0 टू साइज में करेंगे। मैक्स एंडिंग हियर, तो अभी हमने एरे ऑफ आई, तो आई तक के चेक करें तो 0 टू आई तक के चेक करेंगे हम। 0 टू आई चेक करना है, 0 टू आई तक के चेक करने के लिए हम अभी जो करंट इंडेक्स है उसको हमने ऐड कर दिया, तो वो अभी हमारी मैक्सिमम एंडिंग है। जो भी ith इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारी मैक्सिमम एंडिंग है। तो अगर मैक्स सो फार मैक्सिमम एंडिंग से छोटा है, मैक्स सो फार मैक्सिमम एंडिंग से छोटा है, तो हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम एंडिंग मतलब ऑब्वियसली आपकी बड़ी वैल्यू आ गई ना, हमें बड़ी वैल्यू ही तो निकालनी है। बड़ी वैल्यू आ गई तो हमने मैक्स सो फार को अपडेट कर दिया, स्टार्ट को कर दिया एस पे, एस की जो भी वैल्यू चल रही होगी, और एंड को कर दिया आई पे, क्योंकि हम आई तक के चेक कर चुके हैं तो एंड को आई पे कर दिया। फिर मैक्स एंडिंग हियर, मैक्स एंडिंग हियर तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी मैक्सिमम एंडिंग है, मैक्सिमम एंडिंग अगर जीरो से छोटी है तो मैक्सिमम एंडिंग को जीरो को ही सेट कर दीजिए। अगर मैक्सिमम एंडिंग जीरो से छोटी आ जाती है, मतलब आप ट्रेवर्स करते समय गलती से मैक्सिमम एंडिंग में एक छोटा नंबर ले लेते हैं, मतलब क्योंकि हम सम करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़े नंबर है, बट अगर मैक्स एंडिंग में छोटा नंबर आ जाता है जीरो से, तो हम मैक्स एंडिंग को जीरो ही करें, छोटे नंबर को मतलब उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा एस वैल्यू है, एस वैल्यू को i+1 कर दे रहे हैं। एस वैल्यू को i+1 करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टार्टिंग हमारे पास रहेगी, हमारे पास जो भी स्टार्ट करने का इंडेक्स रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। स्टार्ट और एंडिंग के इंडेक्स हमने सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट बताने के लिए, जो भी हम सब फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं उसको बताने के लिए लिया है। इसका मतलब प्रोग्राम की वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं है। हमें ऑब्वियसली जो हमारा मैक्सिमम सब एरे वो तो मिलता ही जाएगा, जो भी हमारा मैक्सिमम सब एरे वो हमें सिर्फ इतने कमांड से मिल जाएगा। फिर जो बाकी का अ, फिर जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, बाकी का बचा हुआ पोर्शन है कि हम किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक ले रहे हैं, उसके लिए हमने ये स्टार्ट एंडिंग और एस तीन वेरिएबल्स को यूज किया, उसको हम अपडेट करते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो मैक्सिमम सम ऊपर जो हमने एग्जांपल में एरे देखा था वही एरे है सेम, तो हमारे पास मैक्सिमम कंटेजियस सम इससे आ जाता है 7। 7 कैसे आएगा, ये -2 के लिए चेक कर, -2 टू -3 तक पूरा चेक करेगा, फिर उसके बाद -2 to 5 तक चेक करेगा, -2 to 1 तक चेक करेगा, ऐसे करके -2 से लेके सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लेगा। 3 के बाद वाले सारे चेक कर लेगा, 4 के बाद वाले सारे चेक कर लेगा, -1 उसके बाद वाले सारे, ऐसे करते हुए जितने मैंने ऊपर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताए, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने के तरीके हैं, इस तरह ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करेगा। यहाँ हमारी इंडेक्सिंग चलती ही जा रही है 0 टू साइज, तो मतलब इसके 8 इटरेशन रहेंगे, अंदर हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस चेंज होते रहेंगे, तो हमारे पास वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैक्स सो फार मैक्स एंडिंग से छोटा है तो हमें वो सब एरे का उतना पोर्शन और जोड़ना ही पड़ेगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उस पोर्शन को हटा दें और हमें बड़ा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, हमें उस पोर्शन को ऐड करते हुए ही करना पड़ेगा। तो
हमारे पास मैक्स एंडिंग मैक्स मैक्स जो मैक्स सब एरे है, कंटेजियस सब एरे, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाता है, उसका एंडिंग इंडेक्स आ जाता है। स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स हमने प्रिंट करा दिया है, और जो हमारा कंटेजियस सम है, मैक्सिमम कंटेजियस सम, उसको भी प्रिंट करा दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते, अगर सारे पॉजिटिव नंबर होते, इन दैट केस सारे पॉजिटिव नंबर ऐड ही होते चलेंगे, तो आपका जो भी मैक्सिमम कंटीजियस एरे है वो पूरा टोटल एरे बन जाएगा। टोटल एरे जो है 0 to nth इंडेक्स, वो आपका मैक्सिमम कंटीजियस सम सब एरे बन जाएगा, और उसका सम जो भी सम रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, आपको सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंटीजियस सब एरेज फाइंड करना है जिसका मिनिमम सम हो। तो हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस इन्फिनिटी से इनिशिएट कर दिया था, ताकि मैक्सिमम मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो वो अपडेट हो जाए। इस बार हमें क्योंकि मिनिमम निकालना है, तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो मिनिमम एंडिंग को हमने प्लस इन्फिनिटी सेट कर दिया। मिनिमम सो फार भी हमारा प्लस इन्फिनिटी है। अब आई इन रेंज, अगर मिनिमम एंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है, तो हम जो भी हमारा इंडेक्स है, जो भी करंट इंडेक्स चल रहा है, उसको मिनिमम एंडिंग कंसिडर कर लेंगे। फिर अदरवाइज अगर मान लीजिए मिनिमम एंडिंग जो है वो जीरो से छोटी, मतलब हम नेगेटिव डोमेन में चल रहे हैं, नेगेटिव डोमेन में चल रहे हैं, तो आपको एरे के इंडेक्स को उसमें ऐड कराना है। एरे का इंडेक्स फिर जो भी रहेगा उसमें हम ऐड करते चलेंगे। मिनिमम सो फार में हम मिनिमम एंडिंग और मिनिमम एंडिंग ईयर, तो अभी हमारे पास जो भी मिनिमम एंडिंग की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, क्योंकि हम कंटेजियस सब एरेज ले रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इटरेशन में मिनिमम एंडिंग मिनिमम ना आके उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जाए। तो जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनका हम मिनिमम लेते चल रहे हैं, मिनिमम लेते चलेंगे, मिनिमम लेके हम मिनिमम सो फार को रिटर्न करा देंगे एट द एंड ऑफ इट कंप्लीट इटरेशंस। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एन इटरेशंस चलाए थे, इसमें भी हमें एन इटरेशंस की ही जरूरत है। मिनिमम सो फार हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हर इटरेशन में अपडेट होता रहेगा, जितने भी आपके कंटेजियस सब एरे बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। कंटेजियस सब एरे बन के आपका जो भी मिनिमम सम बना है, वो मिनिमम को हमने निकाल लिया। अभी करंट मिनिमम की वैल्यू और गिवन इटरेशन की मिनिमम वैल्यू, उससे उसका मिनिमम, दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा उसको मिनिमम सो फार में स्टोर कर दिया। एट द एंड मिनिमम सो फार को रिटर्न करा दिया, तो हमारे पास जो भी कंटेजियस सब है जिसका सम मिनिमम होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसमें भी आई थिंक ये -4 to -1 वाला पार्ट ही जो है वही हमारा मिनिमम रहेगा, क्योंकि -4 -3 -7, -7 -1 -8 और +2 जो है वो हमारा -6 आंसर देगा। फिर हमारे पास n आइटम्स हैं विथ वेट एंड वैल्यू, और हमारे पास एरे दिया है w, मतलब वेट और वैल्यू के लिए वेट का w और वैल का वैल्यूज का वैल, ये दो एरे दिया है। नैपसैक विथ वेट लिमिट w, तो हम नैपसैक प्रॉब्लम अभी तक जितने देख चुके हैं उसी तरह के हैं। टास्क इज टू फिल द नैपसैक इन सच अ वे दैट वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब हमारे पास एक वेट लिमिट है, और उस वेट लिमिट के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू को कवर करना है। और प्लस हमारे पास एक और बेनिफिट है कि हम ईच आइटम को एनी नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से समझिए, कई बार मॉल्स में ये स्कीम निकलती है कि आपके पास एक गिवन वेट का बैग दिया है, मान लीजिए 5 kg का बैग दिया है। अब आप मॉल में जाइए और आपको जितनी चीजें चाहिए वो आप ले लीजिए। तो आप, एक बेसिक मेंटेलिटी रहती है कि आप उस गिवन वेट में मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू की जितनी भी चीजों को फिट कर सके वो आप डालना है, वो आप डालें। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में कितना रहेगा, अनबाउंडेड नैप्स है, क्योंकि आपके पास रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास W है, W मतलब हमारी वेट लिमिट कि हम कितना वेट डाल सकते हैं। N है, N हमारे पास मतलब टोटल वैल्यूज का जो एरे है उसकी लेंथ है। तो टोटल वैल्यूज और वेट दोनों की लेंथ सेम रहेगी, आप लेंथ ऑफ वैल्यूज या फिर लेंथ ऑफ वेट दोनों में से किसी को भी पास कर सकते हैं। वैल्यूज का एरे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं,
और जो वेट कि उन ऑब्जेक्ट्स का वेट कितना है। वेट लिमिट हमारे पास दी है डब्ल्यू, जो कैपिटल डब्ल्यू वो हमारी वेट लिमिट है। तो उस वेट लिमिट में हम एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे बनाते हैं, क्योंकि आप अंडर दैट वेट लिमिट किसी भी वैल्यू के ऊपर पहुंच सकते हैं, किसी सारी वैल्यूज के ऊपर पहुंच सकते हैं गिवन द वेट। तो आप उस वेट तक के, क्योंकि हमारे पास यहाँ 100 का वेट लिमिट है, तो हम 100 तक के, 0 to 100, तो 0 to 100 में हम कितने वेट डालते जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट हमें होते जा रहे हैं, उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो फॉर आई इन रेंज w+1, फॉर j इन रेंज n, जो हमारा आई वैल्यू है, मतलब हमने सारे वेट्स के लिए इसको चलाया और सारे वेट्स के ऊपर हमारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनके ऊपर चला के देखा। तो इफ वेट j इज लेस देन i, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप i तक के क्या आपका मिनिमम वेट जो है यहाँ पे 5, आप 5 के जो 5 के ऊपर आप नहीं जा सकते, सॉरी 5 के अंडर का वेट आपके पास पॉसिबल नहीं। तो ये 0 to 4 जितने हमारे वेट आते हैं उनके लिए फिल्टर लगा के रखा है। 0 to 4 तक के वेट के बाद आपके मतलब सारे इटरेशंस कंसिडर हो जाएंगे। तो ये 5 से चालू हो जाएगा इन शॉर्ट। तो आई मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, कि अभी पिछले इटरेशन में हमने जितना लिया वो, उसके बाद आई डीपी ऑफ आई माइनस वेट जे। तो पिछले इटरेशन में हम जितना वेट ऐड कर रहे हैं, मतलब उस करंट वेट के पिछले वाला इंडेक्स, क्योंकि वेट में आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो आपके पास 5, 10 और -15। तो वेट जे आप मतलब 5 किलो कम करके आप मतलब नए एलिमेंट को ऐड कीजिए, तो क्या आपके पास कुछ बेनिफिट पड़ता है। पिछले एलिमेंट आई माइनस वेट जे, मतलब मान लीजिए आप 10 kg पे हैं, 10 kg में आप नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं 5 kg वाला। तो 5 kg आप पहले तो हटा के देखिए कि 5 kg हटा के उसकी उसमें वैल्यू जोड़ के कुछ फायदा है क्या। अगर 5 kg डाल के, ये डीपी ऑफ आई जो है, अगर मान लीजिए आप 5 kg डाल रहे हैं और उसमें उसमें वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, डीपी ऑफ आई मतलब आपका जो भी वैल्यू चल रही होगी वो, और डीपी ऑफ आई माइनस वेट, 5 kg हटा के जो हम न्यू एलिमेंट डाल रहे हैं, 5 kg हटा के अब हम जो एलिमेंट डाल रहे हैं उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू ऐड कराने से क्या कोई बेनिफिट हो रहा है। तो ये हमने दोनों केसेस ले लिए कि हमारा करंट वेट जो है वो, और जो भी नेक्स्ट वैल्यू को जोड़ के हमारे पास जो वेट पड़ रहा है वो, दोनों में से जो भी मैक्स होगा, दोनों वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम रहेगा उसको हम ऐड करा देते हैं। तो उस केस में हमारे पास डीपी ऑफ आई में कितना पड़ रहा है। अब ऐसा करते करते हमारी ये मेंटेलिटी की है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट तो देखना है, बट हम ये मेंटेलिटी रख रहे हैं कि हमारा जो टोटल वेट है उसको हम कवर कर रहे हैं, टोटल हमारे पास जितनी वेट की पॉसिबिलिटी है पूरा वेट कवर कर रहे हैं, तो इस तरह आपके जो भी डीपी ऑफ आई है, मतलब आपके जितने भी वेट एलिमेंट्स है उसके ऊपर वैल्यूज तो अपडेट होती जाएंगी, वैल्यूज कितनी जुड़ रही हैं, जो भी मतलब आइटम की वैल्यू होगी, जेथ इटरेशन में जो भी आपका आइटम आ रहा है उसकी वैल्यू तो जुड़ती जाएगी। तो वैल्यू जुड़ने के बाद हम ये देख रहे हैं कि डब्ल्यूथ वाले तक के कितनी आपकी वैल्यू आ गई। डब्ल्यू वेट हमने पूरा बैग भर दिया, पूरा बैग जितनी उसकी लिमिट थी तब तक भरा, पूरा बैग भरने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो हम ये मतलब एक बेसिक अजम्पशन लगा रहे हैं कि पूरा बैग भरने के बाद हमारे पास जो वेट आएगा वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो उस केस में हमने डीपी ऑफ डब्ल्यू, जो मैक्सिमम वेट वाला एलिमेंट है वो डब्ल्यू ही है, उसको रिटर्न करा दिया। तो हमारे पास जो अनबाउंडेड नैपसैक है उसका रिजल्ट आ जाता है 30। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वेट 100 है और 30 का किया है तो आई थिंक उसने 10 kg वाले 10 को कंसिडर किया होगा। 10 kg वाले 10 एलिमेंट हमारा 100 kg बना देंगे, और उसका जो वेट है वो 30 है, तो 30 वेट के 10 वैल्यू जो है 30 है, तो 30 वैल्यू के 10 एलिमेंट्स आपको मैक्सिमम वैल्यू 300 रिटर्न करेंगे। इससे कम में शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 15 है, 15 वैल्यू के आप कितने 5 6 6 6 एलिमेंट ही डाल सकते हैं, तो 26 आपके पास 120 ही आता। आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो इसी में आ रहा है। 5 वेट के भी आप 20 एलिमेंट्स डाल सकते थे मैक्सिमम,
तो 20 एलिमेंट्स इंटू वैल्यू 10 तो आपको 200 आता, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो आंसर तो सही है 10। आपने 10 वेट के 10 एलिमेंट्स डाले तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 30 टाइम्स 10, दैट इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्ट्रिंग दी है ए एंड डिक्शनरी ऑफ एन वर्ड्स बी। हमारे पास यहाँ वर्ड्स दिए हैं, ये जो देख रहे हैं डिक्शनरी, ये डिक्शनरी हमें दी है। तो इस डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं वो, और हमारी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है वो मतलब सारे चिपके वर्ड्स हैं। अब आप क्या इसको तोड़ के, मतलब इसके जो वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम रहती है कि आप इन वर्ड्स को तोड़ के जो भी सेंटेंस बनाएंगे, क्या ऐसा कोई सेंटेंस बनता है जिसमें इस डिक्शनरी के वर्ड्स इंक्लूडेड हो जाए। मतलब जैसे आई लाइक सैमसंग है, तो हम आई पे तोड़ सकते हैं, आई पे तोड़ सकते हैं, हमारे पास आई अवेलेबल है। उसके बाद लाइक, लाइक पे तोड़ देंगे तो लाइक अवेलेबल है, सैमसंग भी अवेलेबल है। तो हाँ, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस पॉइंट पे तोड़ें और इस पॉइंट पे तोड़ें तो हमारे पास आई लाइक सैमसंग ये एक आ जाता है। अगर अब क्योंकि वर्ड ब्रेक है तो ऑब्वियसली हम कहीं से भी तोड़ सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। क्या आई लाइक सैमसंग ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ सैम और संग भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर मान लीजिए इधर पे सैमसंग्स कर देता हूँ, तो एस के, तो ये बचे हुए एस के लिए हमारे पास कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एस जो है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ये जो हमारे पास डिक्शनरी दी है उसमें एस तो है ही नहीं। अब क्योंकि एस नहीं है तो फिर ये स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। मतलब हम इसको तोड़ के ऐसा कोई वो नहीं बना सकते कॉम्बिनेशन जिसमें डिक्शनरी के वर्ड्स हो। आप डिक्शनरी के बाहर का कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते। तो इसके हमें वर्ड ब्रेकिंग, मतलब इस स्ट्रिंग को ब्रेक उसी पॉइंट से करना पॉसिबल है जहां से हमारा पास पॉसिबल सेंटेंस मतलब इस डिक्शनरी के वर्ड्स आ रहे हो, उसी पॉइंट पे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या इस पूरी स्ट्रिंग को इस किसी फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं? अगर हाँ तो ट्रू, अगर नहीं कर सकते तो फॉल्स। सिंपल बाइनरी लॉजिक क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे पास एक्चुअली ये रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें रिजल्ट जो है वो रिजल्ट जो है वो रिकर्सिवली ही निकलेगा। कि वो पता नहीं है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्यों दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास रिजल्ट स्टोर करने के लिए कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों दिया आई डोंट नो, बट इसको अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारा जो पिछला रिकर्सिव फंक्शन के रिजल्ट्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं और हमारे कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है रिकर्सिव फंक्शन में, हम किसी भी स्ट्रिंग को 2 बार चेक नहीं कर रहे हैं, तो उस केस से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइज्ड है। सो अगर वर्ड खत्म हो चुका है, क्योंकि हम वर्ड को बार बार पार्टीशन करके इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते रहेंगे, वर्ड को पार्टीशन कर करके हम लोग बार बार चेक करते रहे कि वो आ रहा है कि नहीं, और इसके लिए हम इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो वो कॉल करते करते अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो उस केस में आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। अदरवाइज आपकी जो भी वर्ड की लेंथ है हम वो निकाल लेंगे, और एनी, एनी मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उसमें क्या बन जाता है। तो ये एक तरह से मतलब फॉर लूप लगाने के बाद जितने हमारे रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए है ये कीवर्ड एनी। यहाँ हमने फॉर लूप लगा के रखा है। तो वर्ड आई इन वर्ड लिस्ट, हम आई तक के सेक्शनिंग कर रहे हैं, किसी भी एक गिवन इंडेक्स तक के सेक्शनिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारी वर्ड लिस्ट में अवेलेबल है। वर्ड लिस्ट हम पास कर रहे हैं तो क्या वो वर्ड लिस्ट में अवेलेबल है, और आई तक के हमने चेक कर लिया, आगे के इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, आगे के इसके लिए चेक कर ले रहे हैं, आगे के लिस्ट के लिए चेक कर लिया, तो यहाँ हमने एंड गेट लगा दिया। मतलब अभी जो भी हमने करंट लिस्ट लिया है वो, और आगे हम जो भी वर्ड ले रहे हैं या फिर आगे और जो भी पॉसिबल सेक्शनिंग कर रहे हैं वो, दोनों में जब अगर ट्रू वैल्यू आएगी, मतलब आई लाइक, आई के लिए भी ट्रू आना चाहिए, लाइक के लिए भी ट्रू आना चाहिए, उस केस में हमारा फाइनल आंसर ट्रू रहेगा। तो ये एंड गेट लगा दिया, तो एंड गेट से आगे आने वाले रिजल्ट्स एंड हो जाएंगे। मतलब अगर दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसी केस में हम वर्ड ब्रेक करेंगे। और इसको किस रेंज में चलाया है, 1 to वर्ड लेंथ +1। तो ये जो सेम प्रोसेस है वो हर इंडेक्स के लिए चेक कर दिया, हर आई इंडेक्स, आई के बाद वाले सारे इंडेक्स, आई के बाद वाले इंडेक्स के बाद भी आप जहां पार्टीशन कर रहे हैं उस पार्टीशन के आगे वाले इंडेक्स, सारे इंडेक्सेस के लिए ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आपका जितने भी सेक्शनिंग के ऊपर एट द एंड अगर आपके पास फाइनल सारे ट्रू आ जाते हैं
जैसे आई के लिए किया तो आई के लिए तो ट्रू आ जाएगा, एल के लिए ट्रू नहीं आएगा, आई के लिए नहीं आएगा, के एल आई के लिए नहीं आएगा, एल आई के ई के ऊपर ट्रू आ जाएगा। तो एल आई के ई आई और लाइक तो हो गया। तो ये एनी वर्ड के थ्रू आपका आई और लाइक कंसिडर एक में हो गया। फिर उसके बाद सैमसंग के, तो एस ए एम तक के कुछ नहीं लेगा, सैम पे देख लेगा, सैम क्योंकि अवेलेबल, तो सैम के लिए ले लेगा। सैम के ऊपर सेक्शनिंग कर लिया तो संग के लिए देख लेगा, एस यू एन जी। एस यू एन तक के तो कुछ नहीं, एक्स यू एन तक के तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, एस यू एन जी पे ट्रू रिटर्न कर देगा, तो वो ट्रू। और इससे पहले के जितने पार्टीशन थे उनकी, उनके कॉम्बिनेशन का भी ट्रू बन जाएगा। तो दोनों का ट्रू, दोनों का एंड अगर हम देखें एंड लॉजिक, तो दोनों ट्रू हैं, ट्रू एंड ट्रू, तो दोनों का एंड वैल्यू भी ट्रू आती है। तो एट द एंड हमें ट्रू मिल जाता है। ये ट्रू हमारा रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, ये था बाइनरी ट्री। तो ये देखिए, एक्चुअली मैं जो बैलेंस बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन बता रहा था उसका, वो भी इससे आ जाएगा, बट ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। इस पे अगर हम लेफ्ट और राइट में चेक करें तो हमारी मतलब हाइट डिफरेंस जो है वो 1 से ज़्यादा आ जाएगी इसलिए। सो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन बाइनरी ट्री है, हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट। तो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट, और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट को फाइंड करने की हमें कंडीशन क्या दी है कि उन दोनों के एज जुड़े नहीं होने चाहिए। एज जुड़े मतलब ये जो एज है, एज कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो मैं 10 के साथ 20 और 30 को नहीं ले सकता, बाकी के एलिमेंट्स को ले लूंगा। तो बाकी के एलिमेंट्स में क्या आते हैं, 40, 50, 60, इनमें से कोई भी ले लूंगा। 40 तो ऑब्वियसली ले सकता हूँ। अगर मैं 50 को ले लेता हूँ तो 70, 80 को नहीं ले सकता। अगर मैं 60 को ले सकता हूँ, 60 तो चलो हो गया। इसके बाद मैं कंसिडर करता हूँ कि क्या मैं 20 से कर सकता हूँ। 20 को अगर ले लिया तो मैं 10, 40, 50 तीनों को ही नहीं ले सकता। 30 को ले सकता हूँ, 30 को ले लिया, 60 को नहीं ले पाऊंगा। अगर 60 को ले लिया तो 30 को नहीं ले पाऊंगा। तो मतलब अगर मान लीजिए एज कनेक्टेड है, दो नोड्स का एज कनेक्टेड है, दो नोड्स के बीच में ऐसा ये कनेक्शन है, तो आप उनको कंसिडर नहीं कर सकते। उनके अलावा बाकी के नोड्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा ला अब उसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंट सेट, मतलब जितने भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी उससे जो भी सेट बनेगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा। अब इस इंडिपेंडेंट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट है उसके एलिमेंट्स, तो ये जो गिवन एग्जांपल है उसमें जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट पॉसिबल है वो ये है कि आप 10 ले लीजिए, 10 तो 20 और 30 हट गए, 40, 60 ले लीजिए। 50 को लेने की बजाय आप 50 को छोड़ के 70, 80 को ले, क्योंकि 70, 80 में आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो 70, 80 दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। 70, 80 को आप ले सकते हैं और 50 को छोड़ दीजिए, तो आपके पास ये 5 एलिमेंट्स का सेट बन जाता है, वो आपका मैक्सिमम सेट है। और कोई भी अगर आप सबसेट कंसिडर करेंगे तो वो 4 और लेसर ही रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो हमारा जो नोड क्लास रहती है, जो भी हम बाइनरी ट्री का नोड बनाते हैं, नोड में हमने लेफ्ट और राइट डेटा लेफ्ट राइट चाहते थे, अब एक लार्जेस्ट सबसेट का काउंट भी कर दिया। तो ये हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे थे वो हर नोड के ऊपर स्टोर होते चलेगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम एरे में स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हम एरे में स्टोर करने बजाय जो जिस भी नोड को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उस नोड में स्टोर करते चलते हैं। सो इसको चेक करना है, हम पहले इसका जो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा के इसको करते जाएंगे चेक। सो रूट इक्वल्स टू नन, तो आपको जीरो रिटर्न करना है। इफ रूट लिस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब अभी करंट इटरेशन में मान लीजिए कि आपका जो भी वैल्यू जो भी आपका लॉन्गेस्ट सबसेट है वो जीरो नहीं है, क्योंकि आगे के इटरेशंस के लिए है ये। अभी बेस केस पे तो जीरो रहेगा, अगर मान लीजिए बेस केस पे जीरो नहीं है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जो भी वैल्यू है वो। फिर इफ रूट लेफ्ट इज नन एंड रूट राइट इज नन, अगर मान लीजिए दोनों भी नन वैल्यू, तो आप उस एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लीफ नोड के बाद तो आपके पास कोई एज बचता ही नहीं है। तो आप उन दोनों मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑब्वियसली कंसिडर कर सकते हैं। उसको कंसिडर कर दिया तो आपके पास रूट लिस्ट एक एलिमेंट को आपने भी कंसिडर किया है, तो उसको हम अपडेट करते जा रहे हैं, वो जो भी आपका रूट चलेगा उसमें रूट लिस्ट 1। फिर जो लेफ्ट में आपने जितने भी कैलकुलेट कर लिए हैं, और लेफ्ट में आप जितने भी कैलकुलेट करें वो, प्लस राइट में आप जितने भी कैलकुलेट, आप जो भी गिवन नोड पे हैं उससे लेफ्ट में आपने जितने कैलकुलेट किए, मतलब इंडिपेंडेंट सबसेट्स वो,
और राइट में आप जितने इंडिपेंडेंट सबसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों को ऐड करते चलिए। दोनों को ऐड करके हम इस लिस्ट एक्सेल में स्टोर कर दे रहे हैं। फिर और इसमें हमने करंट नोड को नहीं लिया क्योंकि हम लेफ्ट और राइट को जोड़ते चल रहे हैं, तो हमने करंट नोड को नहीं लिया है। फिर लिस्ट इंक्लूडेड, तो मतलब अगर हम करंट नोड को ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर हमने करंट नोड को ऐड नहीं किया तो हम करंट नोड का लेफ्ट और राइट ले सकते हैं। अगर हमने करंट नोड को ऐड किया तो हम उसका लेफ्ट और राइट नहीं ले सकते। बट हम करंट नोड को ले रहे हैं तो करंट नोड के लिए तो एक ही आएगा, क्योंकि करंट नोड इज इक्वल टू वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट वो हमने इंक्लूड कर लिया। अब हम लेफ्ट ये चेक कर ले, अगर मान लीजिए लेफ्ट लेफ्ट में भी नन नहीं है और राइट में भी नन नहीं है, तो हम एक एलिमेंट छोड़ के, क्योंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट तो ऑब्वियसली कनेक्टेड होगा आपके इससे, नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है वो आपके एज कनेक्टेड हुआ, तो नेक्स्ट एलिमेंट को ले नहीं सकते, बट नेक्स्ट का नेक्स्ट एलिमेंट तो फ्री है, नेक्स्ट का नेक्स्ट एलिमेंट इंडिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया। लेफ्ट पे भी लेफ्ट पे भी कॉल कर लिया, लेफ्ट लेफ्ट वाले का राइट चाइल्ड पे भी कॉल कर लिया, दोनों के जो जितने भी रिटर्न आएंगे उनको ऐड कर लिया और लिस्ट इंक्लूडेड में डाल दिया। वैसे ही राइट के लिए किया, लेफ्ट नन नहीं है तो लेफ्ट में कर दिया, राइट नन नहीं है तो राइट में कर दिया। तो ये एक बार राइट में भी कर लिया, राइट एलिमेंट का लेफ्ट चाइल्ड और राइट एलिमेंट का राइट चाइल्ड, क्योंकि वो दोनों एज कनेक्टेड नहीं है, मतलब पेरेंट नोड से चाइल्ड कनेक्टेड है, ग्रैंड चाइल्ड कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे जितने ग्रैंड चाइल्ड नोड्स थे, 4 ग्रैंड चाइल्ड नोड्स होते हैं हमारे पास, तो चारों ग्रैंड चाइल्ड नोड्स को हमने चेक कर लिया, चेक करके हमने ऐड कर ली उनकी वैल्यूज। उनकी वैल्यूज ऐड करने के बाद अब करंट नोड को हटाने के बाद हमारे पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेट्स आ रहे हैं, कि करंट नोड को इंक्लूड करने पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेट्स आ रहे हैं, वो हमें चेक करना है। तो दोनों में से जिसमें भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसको हम रूट लिस्ट में स्टोर कर देंगे और उसको रिटर्न करा देंगे। तो एट दी एंड जो हमारा फाइनल रिटर्न कॉल रहेगा उसमें हमें जो भी लार्जेस्ट सबसेट है वो अपडेट होता जाएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही रिटर्न होगी, तो जो हमारा फाइनल रिटर्न कॉल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगी इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगी तो हम वो मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। तो ऊपर ये जो बाइनरी सब ट्री बना है उसी को कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ हमने, सेम बाइनरी सब ट्री का क्वेश्चन वो लगाया हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम लगाने का आंसर मिल रहा है 5, जो कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 जो है हमारे पास एरे ऑफ साइज एन है, उसको हम पार्टीशन कर सकते क्या ऐसे वे में कि दोनों पार्ट का सम सेम रहे। ये हम ऑलरेडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था उसमें हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके, तो आप वहां से उसका रेफरेंस ले लीजिए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। सो गिवन अ सीक्वेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग कोई भी सीक्वेंस दिया है और उसका सब सीक्वेंस मतलब कोई एक पार्टीशन लेना है। अब उस पार्टीशन की कंडीशन क्या है, वो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक मतलब हम पीछे से उसको लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करें या फिर राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करें, हमारे पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो पैलिंड्रोम में कैसे बताऊं, जैसे ए बी सी डी, सी बी ए, ये आपका पैलिंड्रोम हो गया। आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो भी आपका ऑर्डर आएगा ए बी सी डी, डी सी बी ए। अगर आप राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो भी आपका ऑर्डर आएगा ए बी सी डी, डी सी बी ए। तो आपका लेफ्ट टू राइट ऑर्डर और राइट टू लेफ्ट ऑर्डर दोनों सेम आते हैं, तो उस केस में ये पैलिंड्रोम कहलाएगा। अगर मान लीजिए कहीं से भी ये चेंज हो जाता है, अब इसका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अलग अलग हो गया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, पहले ये था। अगर मैं सी को हटा दूं तो इस केस में अब ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि आप लेफ्ट से भी देखेंगे या फिर राइट से भी देखेंगे तो दोनों केस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, तो ये पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोमिक सब लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमने सिंपल अपनी स्ट्रिंग पास कर दी, स्ट्रिंग पास करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाली, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल के हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए एक एरे बना दिया। तो हम इधर 2D एरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2D एरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो रेंज एन तो हमारा नॉर्मल एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसकी लेंथ का, उसके लेंथ के ऑर्डर का। तो
अगर आपके पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैलिंड्रोम भी रहेंगे लेंथ 1 के। अगर आप सिंगल एलिमेंट को कंसीडर कर सकते तो आप ए को लेफ्ट टू राइट भी देखना, राइट टू लेफ्ट भी देखना, ए तो ए ही रहेगा ना। तो सिंगल एलिमेंट तो बाय डिफॉल्ट पैलिंड्रोम रहते ही हैं। तो उनके लिए, सिंगल एलिमेंट्स के लिए लिस्ट आई आई उन सबको 1 कर दिया, तो आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल रहेगा 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 वाला, वहां पे हमने 1 स्टोर कर दिया। फिर एक सी एल वेरिएबल ले लिया, उसको रेंज चला रहे हैं 2 से n+1 तक, और आई इन रेंज n-cl। तो क्योंकि हमें सब सीक्वेंस लेना है, तो जो भी हमारी लेंथ है वो, उससे आप सी एल को माइनस करके +1 कर दीजिए। तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स से मान लीजिए आप फिफ्थ इंडेक्स, अभी आप फिफ्थ इंडेक्स पे हैं, सी एल की वैल्यू आपकी 5 है। तो फिफ्थ इंडेक्स तक क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट टू फिफ्थ तक सारे कॉम्बिनेशन देखने के लिए n-cl, तो हमारी मान लीजिए 10 लेंथ है तो 10 - 5 5, और क्योंकि लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता तो +1, तो 10 - 5 + 1 6, 0 to 6 चलेगा, मतलब रेंज 0 to 6 मतलब 0 to 5 में आपका चल जाएगा। फिर जे की वैल्यू है जो है, जे की वैल्यू i+cl-1, आपकी जो भी आई की वैल्यू चलती रहेगी उसमें +cl। cl मतलब आप जितने भी पोर्शन ऑफ सब सीक्वेंस को कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए आप 5 लेंथ के पोर्शन को कंसिडर करें तो 5 लेंथ का पोर्शन -1, वो इंडेक्सिंग मेंटेन करने के लिए -1 बस किया, अदरवाइज i+cl। तो मतलब आप जो भी इंडेक्स आई चल रहा रहेगा उससे आप सी एल लेंथ के बाद वाले इंडेक्स को ही देखेंगे। तो क्योंकि ये मतलब दो एलिमेंट के लिए भी हमें केस बनानी पड़ेगी, जैसे मान ली ए ए रहा, बी बी रहा, तो इस केस में आपकी स्टार्टिंग एंड जो है वो सेम हो जाता है। सो ith इंडेक्स एंड जेथ इंडेक्स इस पोर्शन पे है, अगर वो मान लिए दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है, और आपका Cl2, अभी आप दो एलिमेंट्स का केस के लिए कंसिडर कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स के केस के लिए वो आ गया, तो आप 2 कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है वो 2 हो गई है। अदरवाइज वो 2 वाली लेंथ तो रहेगी, और बाकी के इंडेक्स को चेक कर लिया, अभी ये CL ≠ 2, इसके मतलब अगर पोर्शन जो है उसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। सिंगल एलिमेंट के पोर्शन के लिए हमने चेक कर लिया, 2 लेंथ के पोर्शन के लिए चेक कर लिया, अब 2 एंड अबव लेंथ का हमारा जितना भी पोर्शन आएगा उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। ith इंडेक्स और jth इंडेक्स अगर मान लीजिए सेम है तो उसमें हम ऐड कर देंगे मतलब जो पिछले हो, क्योंकि और अगर वो दोनों सेम है तो मतलब मान ली 2 वाला रिजल्ट भी सेम ही आया होगा, 2 वाला रिजल्ट भी ऐड कर देंगे, मतलब पिछला रिजल्ट और पिछले रिजल्ट में +2। फिर क्योंकि मतलब ये जो दो लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ भी आ जाती है, तो वो लेंथ को हमने ऐड कर दिया, उस लेंथ को ऐड करके पिछली वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू है उसमें हमने ऐड कर दिया 2 को। एल्स अगर मान लीजिए दोनों सेम नहीं है, तो अभी जो करंट वैल्यू चल रही है वो, और लास्ट वैल्यू जो थी J-1, मतलब जो भी हमें पोर्शन देखना है उसमें J-1 वाला पोर्शन या फिर i+1 वाला पोर्शन, मतलब आप सामने से एक एलिमेंट को बढ़ाइए या फिर पीछे से एक एलिमेंट को घटाइए, दोनों में से चेक करने के बाद, मतलब लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग हटाने के बाद अगर वो पैलिंड्रोम भी है और उसके बाद आप लेंथ को कम ज़्यादा करने के बाद चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम अपने जो भी करंट इंडेक्स चल रहा है उसके ऊपर अपडेट करते चलेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में ये वैल्यू एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिजल्ट एरे इवेल्युएट करने के काम आएगी, क्योंकि ये अपसाइड डाउन वाली अप्रोच है, मतलब हम नीचे डाउन साइड अप वाली अप्रोच है, मतलब हम नीचे लास्ट एलिमेंट से भरना चालू करते हैं और टॉप एलिमेंट की तरफ आते हैं, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग है वो 0th इंडेक्स और n-1 इंडेक्स पे मिलेगी। तो ये मतलब हमारे पास 0th रो है, n-1 इंडेक्स, तो हमारा जो टॉप राइट कॉर्नर है उसके ऊपर हमारा रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है वो कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट ऐड होते होते उस इंडेक्स तक के जाएगा,
उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, तो हम उसको रिटर्न करा देते हैं। तो ये जो दिया है सबस्ट्रिंग, उसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग जो है वो हमारी 7 है। इसको मतलब इसकी लेंथ निकाली, इसको फंक्शन में पास किया, फंक्शन में पास किया तो हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आ गई 7। सो थैंक यू, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं।